beats by Dallas make it hurt. What's going on guys? Welcome back to Pearl 11th Commerce. मेरा नाम है पलक राजपूत, आप सभी की कॉमर्स वाली दीदी। आज का जो टॉपिक है वो होने वाला है पार्ट 2, अकाउंट्स चैप्टर का पार्ट 2 होने वाला है। चैप्टर 2 का भी पार्ट 2, क्योंकि हमने जो फर्स्ट पार्ट पढ़ा था उसमें हमने देखी थी कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जो हमने 13 पढ़ी थी। तो आज हम सम अप करने की कोशिश करेंगे पूरी सारी जो बची हुई हैं। अगर नहीं हो पाया तो हम उसको थर्ड पार्ट में कर लेंगे, जैसा भी होगा देखेंगे आगे आगे वीडियो में। गाइस लास्ट वीडियो में मैंने बहुत सारी कमेंट्स पढ़ी एंड आई एम वेरी मच ग्रेटफुल फॉर योर लव एंड सपोर्ट एंड आई एम हैप्पी एंड आई एम ब्लेस्ड टू हैव अ फैमिली लाइक यू पीपल। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट टू में हम देखने वाले हैं कुछ बेसिक सी टर्म्स। तो देखेंगे, समझेंगे, नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे बताएंगे तो फिर मैं आपको वापस समझा दूंगी। तो हमेशा की तरह बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मेक श्योर कि आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, लाइक बटन को भी दबा दिया है एंड बेल आइकन को भी दबा दिया है टू नेवर मिस एन अपडेट। उसी के साथ साथ आप हम सभी को फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल की लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जिससे क्या होगा ना कि आप लोगों को बहुत हेल्प होगी। बहुत हेल्प कैसे होगी कि वहाँ पर स्टडी मटेरियल बहुत जल्दी मिलेगा। टेस्ट सीरीज़ वाले मामले भी आने वाले हैं, आपको पता चल जाएगा। अभी बहुत कुछ होगा, बहुत अच्छे से होगा। तो आप डू फॉलो गाइज एंड आप लोग हमें इंस्टाग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं @parle.in। तो बिना देर करे आज की सभा का प्रारंभ करते हैं, ठीक है? चलो शुरू करते हैं। सॉरी, फर्स्ट ट्रांजैक्शन नहीं पढ़ना है हमको पढ़ना है परचेसेस। लास्ट हमने देखा था लॉस आप लोगों को बता दिया था मैंने कि व्यक्ति लॉस कर रहा होता है। तो लॉस पे नहीं जाते हम, सीधे परचेस पे जाते हैं। अब परचेस जो टर्म होती है ना, परचेज में क्या होता है कि ये उसी टर्म के लिए यूज़ की जाएगी, मतलब ये सिर्फ पर्टिकुलर गुड्स के लिए यूज़ की जाएगी। गुड्स क्या होंगे? जिस पर्टिकुलर बिजनेस में आपका जिस पर्टिकुलर आइटम में आपका बिजनेस डील कर रहा है। मतलब फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस अगर टीवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में है या फ्रिज बनाता है या होम अप्लायंसेस की कंपनी में है आप लोग, तो आपके लिए गुड्स क्या होंगे? इन सभी के पार्ट्स खरीदना। तो आप परचेस किसके लिए इस्तेमाल करोगे? जब आप परचेस करोगे इन सभी के पार्ट्स को। आप कुछ टीवी का कुछ स्पेयर पार्ट लेकर आ गए हो, आपने फ्रिज का कुछ मटीरियल बुलवाया है, तो वो आपने परचेस करी है। याद रखना परचेस टर्म उसी अकाउंट के लिए यूज़ की जाएगी, गुड्स और रॉ मटेरियल। जिस पर्टिकुलर ब्रांड में, जिस आइटम में आपका बिजनेस डील कर रहा है, उसके रॉ मटेरियल या उसके सामान को बुलवाने के लिए हम यूज़ करेंगे परचेस टर्म को। ये जो होती है, इसको पढ़ देती हूँ। द टर्म यूज फॉर एन अकाउंट टू रिकॉर्ड परचेसेस ऑफ गुड्स एंड रॉ मटेरियल्स फॉर रीसेल और फॉर producing products which are also to be sold. It has two types, cash purchases and credit purchases. अब होता क्या है ना कि ये परचेस उस चीज़ के लिए लेके आई गई है, या तो आपने किसी होलसेल वाले के यहाँ से या किसी और कंपनी से आपने होम अप्लायंसेस बुला लिए, टीवी फ्रिज पूरे बुला लिए हैं और उनको आप रीसेल करने वाले हो, तो आपके लिए वो गुड्स बनेंगे। ठीक है, आप आगे पढ़ोगे कि गुड्स क्या होता है, लेकिन वो आपके लिए गुड्स बनेंगे। या हम शायद लास्ट स्लाइड में पढ़ चुके हैं, पढ़ेंगे जैसा भी होगा देख लेंगे। नहीं, हाँ आगे पढ़ोगे आप लोग, तो वो आपके लिए गुड्स बनेंगे। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि उसमें क्या होगा कि जब आपने किसी कंपनी से बुलवाया है तो आप रिकॉर्ड करोगे, तो आपको वो परचेज बताना है। परचेज आप उसी चीज़ की बता सकते हो जिस आइटम में आपका बिजनेस डील कर रहा है, जिस गुड्स को आप बेचने वाले हो। ठीक है, तो परचेज वही होंगी जो आप गुड्स या कोई रॉ मटेरियल आप बुलवा रहे हो, तब आप इस चीज़ को यूज़ करोगे परचेज टर्म को। ये दो तरीके की हो सकती है, कैश परचेस और क्रेडिट परचेस। कैश परचेस समझ में आ रही कि आपने कोई सामान खरीदा और उसको हाथों हाथ पे कर दिया, कि आप 10,000 का सामान खरीद के लाए हो, 1 लाख रुपए का सामान खरीदा है, आपने हाथों हाथ उतना पेमेंट कर दिया है। लेकिन
क्रेडिट परचेस का मतलब होता है उधार में सामान खरीदना, ठीक है, उधार लेकर आना कि आपने बोल दिया आपके टर्म्स अच्छे हैं या आपका बिजनेस की गुडविल अच्छी है, तो उसने भी आपको हाँ कर दिया कि ठीक है ले जाओ उधार, बाद में दे देना, अपना ही घर है, अपना ही बिजनेस है, अपना ही सब कुछ समझो, ठीक है। तो ये होती है क्रेडिट परचेस, जहाँ पे आप सामान उधार पर लेकर आते हो, किसी फ्यूचर डेट पर आप उसको पेमेंट करने का प्रॉमिस करते हो, तो वो हो जाती है हमारी क्रेडिट परचेस। कैश परचेस में आप ऑन द स्पॉट इमीडिएटली पेमेंट को दे देते हो, तो वो कैश परचेज हो जाती है। परचेज जहाँ भी लिखा है मतलब आपने गुड्स खरीदे हैं, मतलब आपने अपनी कंपनी का जो प्रोडक्शन वाला माल है, जो प्रोडक्शन आपकी कंपनी कर रही है उसका सामान खरीदा है, मतलब आपने परचेज करी है, ठीक है। अब है यहाँ पे परचेज रिटर्न। अब ये क्या होता है ना, कई बार हम लोग हमने जहाँ से सामान खरीदा है वहाँ से हम वापस कर देते हैं। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, या तो वो सामान हमें अच्छा नहीं लगा, कुछ डिफेक्ट्स होगा, या पसंद नहीं आया, क्वालिटी अच्छी नहीं है, आउटडेटेड था, तो उस वजह से क्या होता है कि हम परचेस को वापस कर देते हैं। अब ये मेरे लॉजिक से कि इसका जो दूसरा नाम है इट इज़ ऑल्सो नोन एज रिटर्न्स आउटवर्ड। तो ये बताती हूँ कि इसको याद कैसे रखना है, क्योंकि ये बहुत कन्फ्यूजिंग है, आगे भी आपको समझ में आएगा। आपको आगे एक और टर्म पढ़नी रिटर्न्स इनवर्ड, तो वो जब याद नहीं आता है कि ये परचेज रिटर्न है या सेल्स रिटर्न है, ठीक है। तो परचेज रिटर्न का मतलब होता है कि आपने जो सामान खरीदा था आप उसको वापस कर रहे हो अपने सेलर को, जहाँ से आपने खरीदा था, अपने परचेसर को, कि मैंने जहाँ से परचेस किया है मैं वहाँ पे सामान वापस कर रही हूँ क्योंकि मुझे समझ नहीं आया, मुझे पसंद नहीं आया, डिफेक्ट था, कोई भी फॉल्ट हो सकता है, उस वजह से आपने अपना सामान वापस कर दिया है। इसका छोटा सा नाम और है इसको रिटर्न्स आउटवर्ड भी कहते हैं। तो आप याद रखो कि इसको याद रखने का एक टेक्निक है रिटर्न्स आउटवर्ड को, कि आपने सामान कहाँ से खरीदा था, बाहर से, बाहर मतलब आउट, ठीक है, आउटसाइड से आप सामान खरीद कर लाए हो और आप आउटसाइड को ही सामान वापस करने वाले हो, तो ये हो जाएगा रिटर्न्स आउटवर्ड, ठीक है। बाहर से हमने सामान खरीदा, बाहर मतलब आउटसाइड, आउटसाइड से क्या खरीद सकती हूँ, मतलब आउटसाइड से क्या कर सकती हूँ, परचेज, ठीक है। बाहर से खरीद के आऊँगी ना, अब अपने घर के अंदर तो खरीद नहीं सकती हूँ, बाहर जाकर मैंने कुछ खरीदा था तो अब उसको वापस कर रही हूँ, तो वापस करना इज नोन एज रिटर्न्स, एंड बाहर से तो मतलब आउटवर्ड। तो ये मैंने ऐसे खुद की टेक्निक है, ये गरीब सी टेक्निक है, इसको याद रखने के लिए कि कंफ्यूजन ना हो, तो आप ये चीज़ कर सकते हो, ठीक है। फिर है आपके पास में सेल्स। अब जैसे परचेज गुड्स के लिए होती है वैसे सेल्स भी गुड्स के लिए होती है। It is associated with sale of goods. This goods may be purchased for resale or manufactured by the enterprise. जो आपकी कंपनी ने प्रोडक्शन किया है या तो उनकी सेल करने को भी आप उन गुड्स की सेल करने को भी आप सेल्स कह सकते हो, या तो आपने कहीं से बल्क में सामान बुलाया था और आप फिर से उसको बेच रहे हो, आपने किसी से खरीदा और आप किसी और को बेच रहे हो, मतलब मेंट फॉर रीसेल, आप रीसेल कर रहे हो, तो वो भी कहला जाएगा सेल। लेकिन वो कंपनी उस प्रोडक्ट को बेच रही है, मतलब आप जिस कंपनी में हो, आपका जो कंपनी प्रोडक्शन कर रही है उसी सामान को बेचने को कहते हैं सेल्स। ये भी दो तरीके की होती है, कैश और क्रेडिट। कैश वही कि आपको इमीडिएटली पेमेंट मिल गया, और क्रेडिट वही कि आपको किसी ने बोला है कि सर हम बाद में पेमेंट कर देंगे, अभी हमारे पास में पेमेंट नहीं है, और क्योंकि आप उस व्यक्ति को जानते हो, आपके अच्छे टर्म्स है, तो आप भी उसको बोल दो कि कोई बात नहीं, अपनी फर्म समझो, बाद में पेमेंट कर देना, क्या बात है उसमें, ठीक है। तो ये होती है सेल्स। अब आता है सेल्स रिटर्न। जैसे परचेज रिटर्न था वैसे सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न भी हो सकता है भाई, लेकिन हमारा सामान डिफेक्टिव नहीं है, उनको समझ में नहीं आया होगा, उनको पसंद में नहीं आएगा, हालांकि गलत हो सकता है, अपनी अपनी चॉइसेस हैं, तो गुड्स हमें वापस भी मिल सकते हैं। जैसे हम किसी के गुड्स को वापस कर देते हैं, वैसे हमें भी हमारे गुड्स वापस मिल सकते हैं, कि मे भी हो सकता है वहाँ पे हमने कुछ चीज़ें छोड़ दी हो, उनको समझ में नहीं आया हो, उनको पसंद नहीं आया हो, तो वो हमें गुड्स वापस कर देते हैं, और उन गुड्स वापस करने को कहते हैं सेल्स रिटर्न। इसका छोटा सा नाम और है रिटर्न्स इनवर्ड। अब इसको याद रखने की एक टेक्निक है कि हमने सामान बेचा था, हमारे पास आएगा मतलब कहाँ आ रहा है, अंदर आ रहा है सामान, हमारी कंपनी के अंदर, हमारी फैक्ट्री के अंदर आ रहा है। अंदर आना मतलब इन होना, तो वो इनवर्ड हो रहा है, और रिटर्न्स इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न, ठीक है। ये मेरी छोटी सी टेक्निक है। रिटर्न्स आउटवर्ड, सामान बाहर भेज रहे हैं हम, बाहर वापस कर रहे हैं,
तो आउटवर्ड, और इनवर्ड मतलब हमारा ही सामान हमारे पास वापस आने वाला है, तो वो सेल्स रिटर्न हमारे पास में आने वाली है। तो रिटर्न्स इनवर्ड और रिटर्न्स आउटवर्ड को कंफ्यूजन में मत रखना, और भी नहीं समझ में आए अपनी अपनी टेक्निक्स बना सकते हो। वैसे ये मेरी छोटी सी टेक्निक्स थी, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है, थैंक यू। फिर चलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। अब ये क्या होता है भाई, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, साइंस बायो कुछ समझ में आ रहा है, ऑपरेट करना है हमको कुछ, नहीं 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 मेरी प्रिय जनतागण। ऑपरेशन मतलब होता है यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना, जो आपकी डे टू डे एक्टिविटीज़ है, मतलब आप जो रोज़ करते हो, जो आपका रोज़ का काम है, जैसे पढ़ाई करना आपका रोज़ का काम है, फ़ोन चलाना आपका तो दिन भर का काम है, टीवी देखना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। उसी हिसाब से रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है हमारी डे टू डे एक्टिविटीज से कमाया गया पैसा, मतलब हम जो रोज़ प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, जो हम रोज़ सेल परचेज कर रहे होते हैं, उससे जो हमें पैसे मिल रहे होते हैं वो उसे कहते हैं हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। जैसे कि इसके एग्जांपल इट मीन्स रेवेन्यू अर्न बाय एन एंटरप्राइज, फर्म और कंपनी फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फॉर एग्जाम्पल नेट सेल्स। अब एंटरप्राइज या फर्म के उसमें हो जाएगा नेट सेल्स, कि आप सेल्स से जो सामान जो पैसे आने वाले हैं उसको आप बोल सकते हो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और कंपनीज के फॉर्म में इंटरेस्ट अर्न या डिविडेंड रिसीव्ड, क्योंकि इंटरेस्ट अर्न मतलब कंपनीज क्या करती हैं, बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट करती हैं, और डिविडेंड रिसीव मतलब वो दूसरों की कंपनी में अपने डिबेंचर लेके रखते, डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है पलक, वो दूसरों की कंपनी में शेयर खरीद के रखती हैं, तो हर महीने शेयर खरीदना शेयर बेचना ही वो कंपनी का काम होता है, तो उस पर हमको मिलता है डिविडेंड। तो उससे जो पैसे हमें मिले वो कहलाएंगे हमारे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और आगे पढ़ोगे, जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये एक्टिविटी बहुत सुंदर लगेगी, बहुत खूबसूरत है ये एक्टिविटी, बहुत मज़ा आता है इसको सॉल्व करने में, बड़ा मज़ा आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस निकालने में, ठीक है। अभी आपको भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मिलेंगे तो समझ में आएगा। पर याद रखो रेवेन्यू मतलब क्या होता है, इनकम मिलना, मुझे कुछ पैसे मिल रहे हैं, तो पैसे किस चीज़ से मिल रहे हैं, जो एक्टिविटीज़ में रोज़ कर रही हूँ, जो डे टू डे मेरी एक्टिविटीज़ है कि मुझे रोज़ शेयर खरीदना है, रोज़ शेयर बेचना है, या तो मुझे रोज़ सेल करनी है, रोज़ परचेज कुछ करना है, तो उनसे जो पैसा मिलने वाला है वो मेरे लिए हो जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू मतलब इनकम, ठीक है। फिर है गुड्स। अब आपको यहाँ गुड्स पढ़ना है। गुड्स का मतलब होता है जिस प्रोडक्ट में या जिस मटेरियल में, जिस चीज़ को बनाने में आपका सुंदर सा बिजनेस व्यस्त है, बिजी है, इंगेज है, उस चीज़ को आप कहोगे गुड्स। तो गुड्स आर द फिजिकल आइटम्स ऑफ ट्रेड दैट आर परचेज टू बी सोल्ड, या फिर वो आपकी कंपनी में ही बनाए जा सकते हैं, प्रोडक्शन भी होता है, या फिर आपने किसी और जगह से परचेज करे और उनको आप वापस बेच रहे हो, वो कहलाएंगे आपके लिए गुड्स। फॉर एग्जाम्पल एन एंटरप्राइज डीलिंग इन होम अप्लायंसेस सच एज टीवी, फ्रिज एट्सेट्रा, AC आर गुड्स। तो वो होम अप्लायंसेस वाली कंपनी के लिए, उस फैक्ट्री के लिए, उस फर्म के लिए उसके गुड्स क्या हो जाएंगे, सारे होम अप्लायंसेस वाले प्रोडक्ट्स, जैसे हो गया फ्रिज, हो गया टीवी, हो गया AC, हो गया कूलर, हो गया, और हाँ LCD, ये सारी चीज़ें जो होम अप्लायंसेस में काम आती हैं वो हमारे लिए हो जाएंगे यहाँ पे गुड्स, ठीक है। जिस चीज़ को आप रोज़ बेचना और ख़रीदना करने वाले हो उसको आप यहाँ पे टर्म दोगे गुड्स। द टर्म अप्लाइज टू ऑल द आइटम्स मेकिंग अप सेल्स और परचेज ऑफ अ बिजनेस। गुड्स आर द फिजिकल आइटम्स ऑफ ट्रेड दैट आर परचेज टू बी सोल्ड। तो ये मैंने बता दिया है आपको कि जिस चीज़ में आपका कंपनी डील करने वाली है, आप इंगेज होने वाले हो, आप बिजी होने वाले हो उसके प्रोडक्शन में, उसको बेचने में, सेल करने में, परचेज करने में, उस चीज़ को कहा जाता है गुड्स, ठीक है। अब स्टॉक क्या होता है, स्टॉक या फिर इन्वेंट्री। स्टॉक भी वही होगा, इन्वेंट्री भी वही होगा। अगर पेट नेम्स आ जाए तो याद रखना कि कौन क्या क्या है, ठीक है। तो इट इज़ इंटेंजिबल, इट इज़ अ टेंजिबल असेट हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज फॉर द पर्पस ऑफ सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस और फॉर फर्दर प्रोडक्शन। अब ये क्या होता है स्टॉक का मतलब यहाँ पे कि आप या तो कोई कच्चा सामान बुला के रख रहे होते हो, या जिसमें आपका बिजनेस डील कर रहा है, जिस प्रोडक्ट में, उसका जो सामान आप बुलाते हो एक पर्टिकुलर कि इतना भेज देना, कि इसके 5000 इसके आइटम भेज दो, इसका 5000 क्वांटिटी भेज दीजिए, ये मुझे 5000 चाहिए, मुझे 6000 भेज दो, 100 आइटम इसके भेज दो, 200 आइटम इसके भेज दो, तो ये आप स्टॉक बुलवा रहे होते हो, ठीक है।
तो स्टॉक ओपनिंग और क्लोजिंग होता है। ओपनिंग स्टॉक जब आपने मंथ स्टार्टिंग में आपने अपने से कॉन्ट्रैक्टर से बोला होगा कि मुझे इतना सामान चाहिए तो आप मुझे भेज दीजिए, वो आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। और मंथ एंड में कितना बिक गया, कितना वापस आ गया, कैसा क्या कोई चोरी हो गया, आग लग गई, डिफेक्ट, इन सबको प्लस माइनस करने के बाद में जो नेट वैल्यू बची हुई है वो होती है आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री या क्लोजिंग स्टॉक। कि प्रोडक्शन करने के बाद में, बेचने के बाद में मेरे पास में कितना सामान बचा हुआ है वो आपके लिए जाएगी क्लोजिंग इन्वेंट्री या क्लोजिंग स्टॉक। अब स्टॉक जो होता है ना वो कुछ तरीके का होता है, कुछ अलग अलग तरीके का होता है। सबसे पहले होता है स्टॉक ऑफ गुड्स। गुड्स मतलब फुल्ली प्रिपेयर हैं, ये फिनिश्ड गुड्स हैं, इनको आपको वापस से प्रोडक्शन में नहीं लेना है, ये कंप्लीट गुड्स हैं, फाइनल यूज़ के लिए तैयार हैं। तो ये पहला स्टॉक इसके लिए होता है। दूसरा स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अगर आप कोई चीज़ प्रोडक्शन में लेते हो, आपकी कंपनी वहीं बनाती है, आप खुद ही प्रोडक्शन करते हो, कहीं और से नहीं बुलाते हो, तो आपको लगेगा रॉ मटेरियल। प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल तो बहुत ज़रूरी है ना, उसके बिना तो प्रोडक्शन ही नहीं होगी। कि फर्नीचर बनाने के लिए मुझे चाहिए रहेगी लकड़ी, तो लकड़ी आपके लिए हो जाएगी रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल का स्टॉक ओपनिंग और क्लोजिंग आपके लिए रहेगा। फिर होता है वर्क इन प्रोग्रेस। अब वर्क इन प्रोग्रेस मतलब होता है ये वाली जो टर्म है ये यूज की जाती है फिक्स असेट्स के टाइम पे। कि जैसे कोई बिल्डिंग बन रही है, देखते हो ना आप लोग अपने आसपास, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है तो घर के अंदर ही हैं, लेकिन बाहर निकलते हो, ऐसा नहीं कि सालों से घर में हैं, हम बाहर घूमने जाते हैं तो हम देखते हैं ना कि कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, आधी बनी हुई बिल्डिंग होती है और छूट जाती है, तो वो होता है वर्क इन प्रोग्रेस, जो अभी बन ही रहा है। तो वो कहलाता है हमारे लिए वर्क इन प्रोग्रेस। जो कंप्लीट नहीं हुआ है, जिसको कंप्लीट होना बाकी है, अभी थोड़ा काम वाम बाकी है उसका, तो उसको अगर आपको किसी को बेचना हो, कि आधे अधूरे में बेचना हो, तो फिर उसके लिए आपको कंप्लीट उसका कैलकुलेशन करना होता है कि कितना बन चुका है, कितना बोला था कितना बन चुका है, कितने लेबर लग गए हैं, कितना रॉ मटेरियल यूज़ हो गया है, और जो भी सारी चीज़ें उनको कैलकुलेट करने के बाद में एक अमाउंट आ जाता है और फिर आप उसको दे सकते हो। तो ये होता है वर्क इन प्रोग्रेस, जो फिक्स असेट के लिए यूज़ किया जाता है, जो अभी आधा बना है, कंप्लीट नहीं हुआ है, बीच में ही रुक जाता है जो, ठीक है। वर्क इन प्रोग्रेस उसको कहते हैं कि कार्य प्रगति पर है। रोड्स बनते हैं, हम देखते हैं ना, वो लिख देते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, कार्य प्रगति पर है, ठीक है, हो रहा है अभी। फिर है ट्रेड रिसीवेबल्स। अब यहाँ से हमें कुछ मिलने वाला है, ये मैंने आप लोगों के लिए लगाया है सुंदर सा, कि कस्टमर इज किंग, किंग नेवर बार्गेन्स। तो पहले पढ़ लेते हैं कि ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होते हैं, फिर समझते हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब होता है इट इज़ द अमाउंट ड्यू फ्रॉम द कस्टमर्स। याद रखना, अमाउंट ड्यू फ्रॉम द कस्टमर, टू द कस्टमर नहीं, फ्रॉम द कस्टमर ऑफ द एंटरप्राइज। मतलब आपने किसी को उधार में सामान बेचा था और आपको अब उससे पैसे मिलने वाले हैं, तो वो आपके लिए बन जाएंगे ट्रेड रिसीवेबल्स। अब ये दो तरीके के होते हैं, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल्स। ये टर्म्स जो हैं ये आपको आगे चल के समझ में आती चली जाएंगी। अभी सिर्फ ये याद रखो कि ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल को गिनते हैं। इन दोनों को टोटल लगाओगे तो आपके पास में आ जाएगा ट्रेड रिसीवेबल्स। और इसका मतलब है कि आपको किसी से पैसे लेने हैं, ठीक है, आपके पास में कहीं से पैसे आना बाकी हैं। तो ये मैंने इसी लगाया था कि कोई भी आपके पास में आए और आपसे बोले कि हमें उधार में दे दीजिए सामान, तो उसे बोल दीजिए कि उधारी के लिए क्षमा है, क्योंकि हमारे लिए कस्टमर इज़ द किंग और किंग नेवर किंग कभी भी ऐसे लाचारी जैसे बार्गेन नहीं करता है, ठीक है। क्योंकि ये लोग क्या होते हैं ना, ये ले जाते हैं उधार में और फिर अपनी शक्ल सालों साल नहीं दिखाते हैं, तो हमारे लिए वो पैसा जो हो जाता है वो ख़राब हो जाता है। तो हमारा पैसा ख़राब ना हो, इसलिए आप ये स्लोगन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट गाइस। फिर है ट्रेड पेएबल्स। अब जैसे था ट्रेड रिसीवेबल्स वैसे ही ट्रेड पेएबल्स। आपको किसी को पैसे देना है, पैसे किसको देना होगा, हमारे उधार वालों को, जहाँ से हमने उधार में हमने सामान खरीदा होगा। मैंने रॉ मटेरियल बुलवाया होगा, मैंने कुछ फिनिश्ड गुड्स भी बुलवाए होंगे, मैंने और कुछ सामान भी खरीदा होगा, तो मैंने उधार में ट्रांजैक्शन भी किए होंगे। इट इज़ द अमाउंट फॉर परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेकन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। इसके अंदर होते हैं क्रेडिटर और बिल्स पेएबल। जैसे वहाँ डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल्स थे, यहाँ पे क्रेडिटर है और बिल्स पेएबल हैं। ये दोनों टर्म भी आपको आगे पढ़ते हुए समझ में आ जाएंगी।
लेकिन फिलहाल के लिए याद रखो कि इन दोनों को कैलकुलेट करोगे, ऐड करोगे, टोटल लगाओगे तो आपके पास में आ जाएगा ट्रेड पेबल्स। ठीक है, और ट्रेड पेबल्स का मतलब होता है आपको किसी को अमाउंट देना है, आपके लिए ये लाइबिलिटी है, और ट्रेड रिसीवेबल्स हमारे लिए असेट है, क्योंकि हमारे पास में पैसा आने वाला है ना, मेरी चीज़ है, लेकिन ये मेरे लिए चिंता है। लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू चिंता और उधार। तो लाइबिलिटी मेरी चिंता है, तो इनको मुझे पैसे देना ही है, किसी भी हाल में मुझे इनको पैसे देना रहेंगे। ठीक है, फिर है कॉस्ट, वाउचर और डिस्काउंट। पर पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कॉस्ट और वाउचर के लिए लाइंस इसलिए नहीं लिखी क्योंकि एक एक लाइन के बारे में होता है ये, और फिर ज़्यादा भर दूंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। कॉस्ट का मतलब होता है कि फॉर सपोज आपने एक फ्रिज खरीदा, ठीक है, तो अब फ्रिज खरीदने के लिए अब इतनी बड़ी गाड़ी लेके तो हम घूमते नहीं है ना कि अपनी गाड़ी में ही फ्रिज को बांध के ले आएंगे। हमने फ्रिज खरीदा, हमने फॉर सपोज हमने खरीदा है 2 लाख का फ्रिज, ठीक है, आता है ना, इतने में आ जाता होगा, हाँ 2 लाख का हमने फ्रिज खरीदा है। अब हम दुकान पे गए, हमने वहाँ पे बोला कि हमको फ्रिज दे दीजिए। आपने सैमसंग का फ्रिज खरीदा 2 लाख रुपए का। अब आपका घर वहाँ से है 3-4 किलोमीटर पे, और आप उसको ऐसे कैरी करके नहीं ला सकते हो, आपके पास में इतनी बड़ी कार नहीं है, और आपके पास में कोई ऐसा कोई वो भी नहीं है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी नहीं है कि आप उसको वहाँ से बुलवा लो। तो आप उसको बोलोगे कि आप हमको होम डिलीवरी करवा देंगे क्या? तो वो बोलेगा बिल्कुल, क्यों नहीं, ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी कि हम आपको होम डिलीवरी की सर्विस भी प्रोवाइड कर दें, पर आपको उसके लिए चार्ज देना पड़ेगा। तो आप बोलोगे कि कोई बात नहीं, अब 2 लाख तो खर्च करें ही है, तो 500 रुपये और क्या देखना। तो आपने वो होम डिलीवरी सर्विसेज को कर दिया हाँ, अब 500 रुपये में वो फ्रिज पहुंच गया आपके घर तक। ठीक है, अब घर है आपका फर्स्ट फ्लोर पे, और फर्स्ट फ्लोर पर चढ़ने के लिए लगती हैं 17 सीढ़ियाँ। ठीक है, 17 सीढ़ी चढ़ने के लिए जो लेबर है वो बोलेगा कि सर मैडम, इतना भारी फ्रिज उठाकर चढ़ने में मुझे भी आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे, मैं फ्री में तो उठाऊंगा नहीं। तो अब फिर से आप वही लाइन बोलोगे कि अब 2 लाख का फ्रिज खरीदा है तो 100-200 रुपये थोड़ी देखूंगी मैं, ले आओ भैया ऊपर, क्योंकि मुझसे तो चढ़ेगा नहीं। ठीक है, तो फिर आप क्या करते हो कि आपने 500 रुपये दिए आपकी होम सर्विस डिलीवरी के लिए, होम डिलीवरी के लिए, और 100-200 रुपये मतलब ले लेते हैं, 200 रुपये आपने दिया आपके लेबर को जो वहाँ आपके घर में आपके फ्रिज को रखने वाला है। तो अब कोई आपसे पूछेगा कि आपको फ्रिज कितने में पड़ा, तो आप क्या बोलोगे? 2 लाख रुपए? नहीं, 2 लाख रुपए नहीं, टोटल एक्सपेंस मिला के कि मुझे घर तक लाने का खर्चा कितना रहा, प्लस घर को ऊपर तक, घर के ऊपर तक, घर के अंदर तक लाने का खर्चा कितना रहा, ये सब टोटल जब आप मिला देते हो तो वो बन जाती है आपकी कॉस्ट। सिंगल एक्सपेंस जो होता है वो एक्सपेंस कहलाता है, सिंगल खर्चा कि आपने 500 रुपये दिए तो आपके लिए एक्सपेंस हो गए। लेकिन कॉस्ट का मतलब होता है कि जितने भी एक्सपेंस आपने पर्टिकुलर आइटम को इंस्टॉल कराने में या घर तक लाने में लगे हैं वो कहलाएगी उसकी कॉस्ट। कि आपको फ्रिज पड़ा है 2 लाख प्लस 500 रुपये प्लस 200 रुपये, तो 2,07,000 रुपये में आपको ये पूरा फ्रिज पड़ा है। खैर बहुत ही सस्ता फ्रिज मिल गया है आपको, कोई बात नहीं, हम पढ़ने वाले ना इसलिए हमको सस्ता फ्रिज मिल गया। ठीक है, तो ये हो गई आपकी कॉस्ट। अब कोई भी पूछे ना कि कितनी कॉस्ट लगी, तो ये सब कैलकुलेट करके बताना। किसी भी चीज़ को खरीदो, चाहे कार खरीदो, एक्टिवा खरीदो, 2 व्हीलर खरीदो, फ्रिज खरीदो, कुछ भी खरीदो, फ़ोन खरीदने में कॉस्ट नहीं लगी क्योंकि फ़ोन खुद जेब में डाल के ले आओगे घर तक। ठीक है, आप पेट्रोल मत गिनने लग जाना उसके अंदर। ऐसी कोई बड़ी चीज़ आप खरीदो जो आप खुद घर तक नहीं ला सकते हो, तो उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करने में उसके सारे एक्सपेंसेस को काउंट किया जाता है। ठीक है, फॉर सपोज अगर ये चीज़ कंपनी में होती या फैक्ट्री में होती तो बड़े बड़े प्लांट इंस्टॉल करते हैं, तो वो जहाँ से बाहर से एक्सपोर्ट करे होंगे उसका जितना प्राइस लगा है, जो टैक्स लगा है, वो सब देखा जाएगा। उसकी एक्चुअल प्राइस देखी जाएगी, जिस प्राइस पे हमने उसको खरीदा है। इंस्टॉलेशन कॉस्ट देखेंगे, वहाँ से यहाँ घर और वहाँ एयरपोर्ट से या कहीं से भी लाने का, यहाँ अपनी फैक्ट्री तक लाने का जो खर्चा हमने दिया होगा वो सब काउंट करके हम उसकी एक्चुअल कॉस्ट को निकालेंगे कि हमको ये आइटम कितने में पड़ा। ठीक है, फिर होता है वाउचर। अब मैंने आपको एक बहुत पहले पढ़ाया था कि हमको किसी भी चीज़ की ना प्रूफ लेना चाहिए कि हमने यहाँ से ख़रीदा है, हमने यहाँ से सामान लिया है, कि इन केस आगे चलकर वो दगाबाजी करने पे उतर जाए तो फिर हम भी अपनी वाली दिखा देंगे कि ले प्रूफ,
हमने तुम्हारे यहाँ से ही सामान खरीदा है, ठीक है। ये आपके लिए भी बेटरमेंट होता है और सामने वाले के लिए भी, ठीक है। तो वाउचर होता है कि आपने कुछ खरीदा या आपने कुछ बेचा है तो उसका प्रूफ होता है वाउचर। तो वाउचर वही होता है कि आपने कहीं से सामान खरीदा है या आपने कुछ बेचा है, तो वो रिसीट मिलती है, आपको बिल मिलता है, आपको कैश मेमो दिया जाता है, तो वो आपके लिए एज अ प्रूफ काम करता है कि आगे चलकर कल को कोई मना कर दे कि हमने तो आपके यहाँ सामान खरीदा ही नहीं, तो आपके पास भी प्रूफ होता है कि आपने हमारे यहाँ से सामान खरीदा है, पैसे निकालो। और कोई ये बोल दे, मतलब आप कहीं पर जाओ कि वो सामने वाला मना कर दे कि हमारे यहाँ से तो ये सामान खरीदा ही नहीं है, तो वो बिल प्रूफ होता है कि ये आपकी दुकान का नाम लिखा हुआ है, डेट डली हुई है, आपके मैनेजर के या आपके हेड के यहाँ पे सिग्नेचर हैं, तो ये मेरे पास में प्रूफ है कि ये सामान आप ही के यहाँ से लिया गया है, तो जो भी डिफेक्ट है या जो भी डिफ़ॉल्ट है इसके अंदर वो सही कर मुझे दिया जाए, ठीक है। ये होता है वाउचर, लेना बहुत ज़रूरी होता है। अब है डिस्काउंट। ये तो हम रोज़ की लैंग्वेज में सीखते हैं, रोज़ समझते हैं कि डिस्काउंट क्या होता है। डिस्काउंट जो होता है, इट इज़ द रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स और फ्रॉम द अमाउंट टू अ कस्टमर बाय द एंटरप्राइज। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है कि आपको आपकी जो प्राइस थी, आप जिस मतलब सेलिंग प्राइस से आपको कोई सामान कम चीज़ पे मिला है या कम प्राइस पे मिला है, तो वो हो जाएगा आपके लिए डिस्काउंट। कि मान लीजिए आपका सामान था 1,000 रुपये का, लेकिन वो आपको मिल गया 900 रुपये में, तो 100 रुपये जो आपको नहीं देने पड़े हैं वो आपके लिए हो जाता है डिस्काउंट। ये हम रोज़ डे टू डे एक्टिविटीज़ में करते हैं, रोज़ देखते भी हैं, खुद भी सामान खरीदने जाते तो बोलते हैं कि भैया डिस्काउंट दो ना प्लीज़, हम तो हमेशा आपके यहाँ से ही खरीदते हैं, हम यहाँ पे ही खरीदेंगे, हमारे दोस्तों को भी यहीं बोल देंगे। तो वो भी आओ भाव में ठीक है यार ले लो, अभी इमोशन में बह कर वही बोल देता है कि ठीक है ले लीजिए, 5% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट वो दे देता है। अब इसके भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जो है ना वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, मतलब आप एक कंपनी हो, अपने आम लोगों की बात नहीं कर रही हूँ मैं, फैक्ट्री फर्म इंडस्ट्रीज इनकी बात कर रही हूँ। ये जब कोई सामान बुलवाते हैं ना तो इनको तो ट्रेड डिस्काउंट मिलना ज़रूरी ही है, मिलेगा ही आपको ट्रेड डिस्काउंट, हर जगह ट्रेड डिस्काउंट आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन कैश डिस्काउंट जो होता है ना वो ट्रेड डिस्काउंट के ऊपर मिलता है। कैश डिस्काउंट कैसे हो गया कि ट्रेड डिस्काउंट ये रहता है कि आपका सामान 1,00,000 रुपए का आया है, अब 1,00,000 रुपए के उस पर उसने बोला कि ट्रेड डिस्काउंट जो है वो 10% अवेलेबल, 1,00,000 रुपए का 10% हो जाएगा 10,000 रुपये, तो मतलब सामान आपको मिलने वाला है 90,000 रुपये में। तो आपने सोचा कि अब मैं 90,000 रुपये, ट्रेड डिस्काउंट समझ में आया ना कि आपको वो लोग बोल के रखेंगे कि हमारे यहाँ मतलब हर कोई आपको देगा ट्रेड डिस्काउंट, 10% या जो भी रेट ऑफ डिस्काउंट है वो अवेलेबल रहेगी। तो आपने 1,00,000 का सामान खरीदा, उसके ऊपर आपको लग गया 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो मतलब अब सामान कितने का हो जाएगा आपके लिए 90,000 का, ठीक है। तो अब आपने सोचा कि 90,000 ज़्यादा अमाउंट है, तो आप उससे बोल देते हो कि मैं इसको 2 इंस्टॉलमेंट में पे करूँगा, ठीक है। तो वो व्यक्ति आपसे बोलता है कि अगर आप अभी मुझे पूरा अमाउंट देते हैं तो आपको 10,000 रुपये की और छूट मिल जाएगी। अगर आप अभी मुझे पूरा अमाउंट पे कर देते हो तो आपको 10,000 रुपीज़ और ऑफ हो जाएंगे। वो कहलाता है, वो जो 10,000 रुपये और माफ़ होने वाले हैं वो कहलाएगा मेरे लिए कैश डिस्काउंट। तो मुझे एक्चुअली कितने में मिला है गुड्स, 80,000 रुपये में। 1,00,000 रुपये के गुड्स के ऊपर मुझे 20,000 रुपीज़ ऑफ हुए, जिसमें 10,000 ट्रेड डिस्काउंट था और 10,000 जो बाकी का था वो मेरा कैश डिस्काउंट था। कैश डिस्काउंट आपको सामने वाला तभी ऑफ़र करेगा जब वो उसकी इच्छा हो जाए कि आप बल्क में अभी इमीडिएट पेमेंट कर दोगे या फिर आपके टर्म्स अच्छे हैं तो वो आपको बोल देगा कि ठीक है आप अपने वाले हो तो आपके लिए 5% कैश डिस्काउंट और। पर ट्रेड डिस्काउंट तो आपको हर केस में मिलेगा, हर बार आपको ट्रेड डिस्काउंट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये होता है डिस्काउंट। कभी भी जाओ तो याद रखना दुकानों पे डिस्काउंट मिलना ज़रूरी होता है, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है डिस्काउंट लेना, ठीक है। फिर है बैड डेट्स। अब जब हमें डेटर से पैसे लेने थे और डेटर्स हमारे मना कर दें तो वो कहलाती है हमारे लिए बैड डेट्स। डेटर्स कौन थे? जिससे हमें पैसे लेने थे, हमने उसको उधार में कुछ सामान बेचा था, पर अब उस व्यक्ति वो इंसॉल्वेंट हो जाए या वो भाग जाए, वो धोखा दे दे, वो नहीं दे, तो वो पैसे जो नहीं मिलने वाले हैं वो उस अमाउंट को कहते हैं बैड डेट्स। इज द अमाउंट ओड टू द बिजनेस दैट इज रिटर्न ऑफ बिकॉज इट हैज़ बिकम
इररिकवरेबल, इट इज़ अ लॉस फॉर द बिजनेस। अब ये बिजनेस के लिए ताज्जुब सी बात है कि लॉस ही होगा, प्रॉफिट तो होगा नहीं, क्योंकि आपको कोई चीज़ मिलने वाली थी अब जो नहीं मिलेगी तो वो आपके लिए तो ह्यूज लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो ये वो अमाउंट होता है जो कंपनी को किसी से लेना था, बिजनेस को किसी से लेना था, लेकिन अब वो नहीं ले सकते हो आप, और उसको आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा। रिटर्न ऑफ करना मतलब उसको हटाना पड़ेगा, उसको बुक्स से ख़त्म करना पड़ेगा, उसको दिखाना पड़ेगा कि अब नहीं मिलने वाला है, क्योंकि कोई भी रीज़न हो सकता है, या तो उसका जो जिससे आपको लेना है वो भाग गया, वो इंसॉल्वेंट हो गया, वो इस कंडीशन में ही नहीं कि वो पैसे वापस कर दे आपके, तो वो कहलाता है आपके लिए बैड डेट्स, ठीक है गाइज। अब है हमारे पास में खूबसूरत सी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट शायद आप लोगों ने सुनी होगी, और नहीं भी सुनी है तो यहाँ पे सुन लो। बैलेंस शीट का मतलब होता है एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट जो कि आपकी कंपनी की पोजीशन को बताता है। कंपनी की पोजीशन को कैसे, कि उस स्टेटमेंट के अंदर आपकी असेट्स भी हैं, कितनी कैपिटल लगाई हैं, कितनी असेट्स हैं, कितने प्लांट हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, ये सब कुछ उसके अंदर दिखता है, और जिससे पता चलता है कि क्या ज़्यादा है आपके पास में, क्या आपकी असेट्स ज़्यादा हैं या आपकी लाइबिलिटीज़ ज़्यादा हैं, ठीक है। और याद रखना, इस स्टेटमेंट के अंदर जितनी भी असेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं वो सारी की सारी उसकी बुक वैल्यू के ऊपर रिकॉर्ड होगी, ठीक है, ऑन अदर बैलेंसेस एट देयर रिस्पेक्टिव बुक वैल्यूज़, ठीक है। अपने अपने बुक वैल्यूज़ के ऊपर वो लोग रिकॉर्ड होंगे। बुक वैल्यू आगे पढ़ोगे क्या होता है, तो जितनी भी असेट्स और लाइबिलिटीज़ और कैपिटल और बाकी के अदर अकाउंट भी जो होते हैं, छोटे मोटे अकाउंट्स जो होते हैं, वो आपका बिजनेस जो ओव करके रखता है वो उसके अंदर दिखते हैं, जो आपके पास में है। आपके पास कितनी लाइबिलिटीज़ है, आपकी कितनी कैपिटल है, आपकी कितनी असेट्स है, वो उस फाइनल बैलेंस शीट के अंदर दिखते हैं, और फिर उसको आपको मैच करना रहता है। हमको पता है ना, मीम में दिखते हैं कि बैलेंस शीट मैच हो जाए तो मतलब वाओ मज़ा ही आ गया, जीवन धन्य हो गया है, एक बार में बैलेंस शीट जिसकी मैच हो जाए। तो हमारी बैलेंस शीट एक बार में ही मैच होगी। तो ये वो स्टेटमेंट है जिससे आपकी फाइनेंशियल पोजीशन दिखेगी। अगर असेट्स ज़्यादा हैं तो मतलब आप स्ट्रांग हो, लेकिन अगर आपकी लाइबिलिटीज़ ज़्यादा है मतलब आप कहीं ना कहीं हिल रहे हो, कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ चल रही है, कुछ तो गड़बड़ है दया, ठीक है, ये वाला काम हो रहा है आपके साथ में। तो बैलेंस शीट का मतलब होता है इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी एक व्यक्ति की या फिर किसी एंटरप्राइज की एट अ गिवन डेट, पर्टिकुलर डेट पर प्रिपेयर होती है। हर साल प्रिपेयर होती है, एक साल के अंदर, हर एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर प्रिपेयर होती है, और मंथ एंड में प्रिपेयर होगी। मतलब जनरली हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है अप्रैल टू मार्च, तो 31 मार्च को ये बैलेंस शीट प्रिपेयर होती है। हर किसी कंपनी की, हर किसी इंडस्ट्री की, हर किसी फर्म की, हर किसी सोल प्रोप्राइटर की, हर किसी पार्टनरशिप बिजनेस की ये बैलेंस शीट प्रिपेयर होगी, जिसमें आपकी असेट्स, आपकी लाइबिलिटीज़, आपकी कैपिटल और भी जो अकाउंट्स होते हैं जो बैलेंस शीट में जाने लायक होते हैं वो उसमें दिखते हैं एट देयर रिस्पेक्टिव बुक वैल्यू। तो अब है हमारे पास बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब होता है दिस इज द अमाउंट एट विच एन आइटम अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वाह क्या बात लिखी है। ये वो अमाउंट है जिस अमाउंट के ऊपर आपके जो आइटम्स हैं, जो भी आइटम आपके पास में है, कोई सी भी आइटम हो सकती है वो गुड्स में, अपने बिजनेस में, ठीक है, कोई सी भी आइटम हो सकती है, वो हो सकती है आपकी असेट्स, वो हो सकती है आपकी लाइबिलिटीज़। तो वो उसी जिस अमाउंट पे वो दिखनी होती हैं, वो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड उसी अमाउंट पे कर रहे होते हो, उसको कहते हो आप बुक वैल्यू, ठीक है। तो ये वो अमाउंट है जिस अमाउंट, ये वही अमाउंट है जिस पे आपकी जितनी भी असेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और बैलेंस शीट के अंदर रिकॉर्ड की जाएंगी। तो जिस अमाउंट को आप रिकॉर्ड करते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में और बैलेंस शीट के अंदर, उस अमाउंट को कहा जाता है बुक वैल्यू। जिस पर्टिकुलर वैल्यू पर आपका आइटम बुक कर दिया गया है उसको कहते हैं बुक वैल्यू, ठीक है। और समझ में आता जाएगा, कुछ कुछ टर्म्स है जो समय के साथ ही समझ में आएंगी आपको, ठीक है। तो अभी के लिए हम इतना ही करते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास बच गई हैं कुछ 2 और 9 11-12 टर्म्स और बच गई हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी के लिए बहुत लेंदी सा हो जाएगा। आज बहुत बड़ी बड़ी टर्म्स पढ़ी हैं हमने, तो अब हम करेंगे उसको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो तब तक अपना ध्यान रखो, सुरक्षित रहो, घर पर ही रहो, मास्क पहनो, सैनिटाइज़र लगाओ। अभी तो पता नहीं कौन से और ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, येलो फंगस भी आ गई हैं,
तो इन सब से अपने आप को सुरक्षित रखो। आप बहुत मतलब है ना, बहुत कीमती लोग हैं हमारे लिए, ठीक है। तो ध्यान रखो अपना। एंड कुछ भी समझ नहीं आया हो, बिल्कुल भी समझ नहीं आया हो, तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं हर कमेंट्स के साथ में, मैं आपकी हर कमेंट्स को पढ़ती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करूँ या उनके लिए कोई ना कोई सॉल्यूशन लेकर आऊँ। जो भी आपके डाउट्स होते हैं, जो भी आपकी फ़ीडबैक होती है, उसको हम बिल्कुल लेते हैं। तो आप फीडबैक देते रहिए, आप आपके डाउट्स को देते रहिए। कुछ भी समझ नहीं आया तो बिल्कुल बताओ, बेझिझक बताओ, कोई शर्माने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बेसिक सा स्टार्ट है, समझ में नहीं आता है। स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन बिगिनिंग ही स्ट्रांग होनी चाहिए। यही टाइम है जो स्ट्रांग होगा, क्योंकि 12th में जाकर ये सारी चीज़ें पढ़ने को नहीं मिलेंगी। डायरेक्टली आपको एक अलग लेवल पढ़ना है। तो 11th को ऐसे प्रिपेयर करना है कि इससे पहले ऐसा कभी नहीं पढ़ा था, ठीक है। तो डिस्ट्रैक्ट मत हो, एग्ज़ाम्स होंगी नहीं होंगी, वैसे तो 10th वालों की एग्ज़ाम तो कैंसिल हो गई हैं, लेकिन क्लासेस कब शुरू होंगी, क्या नहीं होगा, बिल्कुल कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। सब अपने आप हो जाएगा, अपने हिसाब से होगा। बस अपने आप को शांत रखने की कोशिश करो और मेमोरीज बनाओ बहुत सुंदर सुंदर सी। बहुत कुछ कर सकते हैं हम पढ़ाई के साथ साथ, और भी जो आपको पसंद है, गाना, खेल कूद में आपको कुछ डांस पसंद है, सिंगिंग पसंद है, ड्राइंग व्राइंग पसंद है, तो वो भी करा करो। अपने पैशन को नहीं छोड़ना है आपने, ठीक है। और किसी का पैशन अगर पढ़ाई करना है तो बिल्कुल ही मत छोड़ो। आई एम विथ यू गाइस, ठीक है। तो ये था आज के लिए बस इतना ही। अब आपको हम मिलेंगे अगले वीडियो में। जो बची हुई टर्म्स हैं उनके साथ में, अब कुछ छोटी छोटी सी बची, समझ में आ जाएगी, फटाफट ही हो जाएगा काम आपका, ठीक है। तो वो हम करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, घर पर रहो, सुरक्षित रहो, सेफ रहो। एंड बहुत जल्द बहुत सारे वीडियोस आ जाएंगे। अभी क्योंकि मेरे यहाँ पे प्रॉब्लम चल रहा है, देयर इज़ अ डिमाइज इन माई फैमिली, तो मैं बहुत सारा टाइम नहीं दे पा रही हूँ गाइज़। पर फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आ सकूँ। तो बिज़नेस का शायद गैप हो जाएगा अभी कुछ टाइम के लिए, तो उसके लिए एडवांस में आई एम लिटरली वेरी सॉरी। एंड इकोनॉमिक्स हम थोड़े टाइम बाद स्टार्ट करेंगे। अकाउंट्स आप लोग अभी इंजॉय करो, अपने नोट्स को प्रिपेयर करो, इनसे आप अपने नोट्स बना सकते हो। मेरे नोट्स भी आपको मिल जाएंगे जो मैं बना के, जो आपको डिजिटल मिलेंगे, अपने हस्तलिखित, ठीक है, हाथों से लिखे हुए आपको नोट्स मिलेंगे। तो वो भी आप तक जल्दी पहुंच जाएंगे। एंड वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। और बहुत कुछ अच्छा आने वाला है, टेस्ट सीरीज़ आने वाले हैं आप लोगों के लिए, एंड कुछ ना कुछ क्विज कंपटीशन, जो भी चीज़ें हैं वो सब कुछ होती रहेंगी अभी। तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और बेल आइकन को दबाना पड़ेगा, जिससे आपको सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स फटाफट सबसे पहले मिलते रहें, ठीक है। तो अब मैं चलती हूँ, मिलेंगे आपको नए वीडियो में उसी के साथ में। स्टे सेफ, स्टे होम एंड लव यू ऑल पीपल। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ योर सपोर्ट एंड लव टुवर्ड्स मी। आई एम ग्लैड कि मेरे पास में इतनी खूबसूरत फैमिली है, ठीक है। तो वेरी मतलब बहुत सारा थैंक यू, मेरे पास शब्द ही नहीं है। मैंने बहुत कमेंट्स पढ़े, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग बहुत सपोर्टिंग हैं। तो कीप सपोर्टिंग मी एंड थैंक यू सो मच। Tata, bye bye, see you, good night, good morning, and Jai Hind, Vande Mataram.